लोग डिस्कस कर रहे हैं स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर का नाम है। विद्युत विभव की बात करें तो हम लोग इससे इंपॉर्टेंट जो भी चैप्टर प्रश्न बन सकते थे वो डिस्कस कर चुके हैं। धारिता से संबंधित बात कर रहे थे, कल की ही लेक्चर में मैंने बताया था। 2025 की तैयारी हो रही है तो आप सभी लोग जम करके तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों आप लोग एक मन में बात बिठा लेना कि आपका 1 फरवरी से एग्जाम है और आप लोगों को अब तैयारी को बहुत अच्छी गति देनी है। आज है 18 नवंबर। प्यारे बच्चों ऐसे ऐसे करके दिन व्यतीत होते जाएंगे नवंबर के। अब ये जो 12 दिन बचे हैं आप इनको मत जोड़िए, सिर्फ और सिर्फ दिसंबर का महीना जोड़िए। जनवरी के महीने को रिवीजन के लिए रखिए, अर्थात 31 दिन 35 दिन ये जो आपके पास है ना 40 से 45 दिन, इनमें आपको जम करके तैयारी करना है। ठीक है, भागने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप आंख बंद करके भागे, बल्कि आंख खोल करके भागना है। गड्ढे आए रुकना है, संभलना है। गड्ढों का मतलब समझ रहे हो? अगर आपको लगे कि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये हमारे इस लेवल का क्वेश्चन है, उसको पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। हाँ, नकारात्मक चीजों को छोड़ना है। कहीं पर कोई रोकता है कि भाई ये दौड़ रहे हो भाग रहे हो, कोई कह रहा है कि नहीं इस जगह पर रुक जाओ, तो नहीं रुकना है। ऐसा सर इसलिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बच्चों जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। ठीक है, जैसे आपने चैप्टर शुरू में बहुत पढ़ा ही नहीं वो चैप्टर, अब उस चैप्टर को बहुत ज्यादा टच करने की कोशिश नहीं करना। अगर उस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाए तो सिर्फ और सिर्फ उसे ही पढ़ना और उसे मन लगा करके 2 3 बार 5 बार रिवाइज करना। प्लीज आत्मसंतुष्टि के लिए बस यही का आपको काम करना है। अगर आप ये सोच रहे हो नहीं 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 इस क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन फंसेगा, नहीं 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 उससे सेंटअप एग्जाम वाले क्वेश्चन आएंगे, नहीं नहीं जो पहले हो गई है परीक्षाएं उनसे आएंगे, आप केवल मन भटकाते रहते जाओगे। कहोगे लाओ ये भी वाला क्वेश्चन बैंक पढ़ लें, हमको दे दो ये वाला भी क्वेश्चन पढ़ लें, ये वाले बुक से पढ़ लें, इस वाले बुक से पढ़ लें। इससे आप मन भ्रमित हो जाओगे, रिवाइज कर ही नहीं पाओगे। इसलिए अभी फिर से कह रहा हूं, मन को एकाग्र करो और सिर्फ जितना पढ़ाया जा रहा है उसे ही आपको रिवाइज करना है। नमस्ते, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे बच्चों का। जय श्री राम, राधे राधे। मेरा नाम आनंद अवस्थी, आप सभी का स्वागत कर रहा हूं आपके खूबसूरत से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड पे। ठीक है, तो याद रखना कि आप लोगों को जितना सिलेबस पढ़ाया जा रहा है बस उसी पर फोकस करना है। बच्चा पार्टी हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे धारिता पर। किस पर डिस्कस कर रहे थे? धारिता पर। गुरुजी आपने हमें धारिता का अर्थ बताया था, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं धारिता को कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस। ओके गुरुजी, इसका अर्थ आपने बताया था धारण करने की क्षमता। धारण करने की क्षमता, बोलो क्या यही हमने समझाया था? धारण करने की क्षमता क्या आपने बताई थी? जी गुरुजी, हमने धारण करने की क्षमता इसमें बताई थी। अर्थात किसी भी वस्तु के द्वारा आवेश को धारण करने की जो क्षमता होगी। अब यहां पर धारण किसको करना है? तो चार्ज से रिलेटेड बात हो रही है, तो आवेश को धारण करने की क्षमता को ही उस वस्तु की धारिता कहते हैं, उस पदार्थ की धारिता कहते हैं। कल हम लोगों ने धारिता का सूत्र भी पढ़ा था विद्यार्थी जी, C = Q/V। Q/V मतलब धारिता का मात्रक होता है फैरड। क्या होता है बाबू? फैरड होता है, याद रखिएगा, फैरड। या इसी मात्रक को हम बोल सकते हैं Q/V मतलब कूलाम प्रति वोल्ट। कूलाम प्रति वोल्ट है, कूलाम प्रति वोल्ट है। समझ में आया? Q/V फैरड इसका मात्रक हुआ, धारिता का कूलाम प्रति वोल्ट भी हो गया। ये हमने कहा था कि इतना सब परिभाषा वगैरह हमने सिखा दी थी, समझा दी थी। एक इससे प्रश्न आज जो हम लोग पढ़ेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल दे रहा हूं क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम लोग कैपेसिटर भी पढ़ेंगे, संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र में समांतर प्लेट संधारित्र की अगर उसके बीच में माध्यम का परावैद्युतांक रख दिया जाए तो उसके कारण उसकी धारिता कितनी होती है, उसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। तीसरा हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड पढ़ ले रहे हैं, विलगित गोलीय चालक की धारिता कितनी होगी। विलगित गोलीय चालक की धारिता कितनी होगी, तो इससे रिलेटेड प्रश्न पढ़ लेंगे और एक आधा न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आज का जो गोल है उसको पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। मैं प्रश्न लिख भी दूंगा, थ्योरी भी अच्छे से पढ़ाऊंगा। क्रैश कोर्स का मतलब ये नहीं होगा बिल्कुल भी कि आपको बेसिक ना पढ़ाया जाए। जो भी टॉपिक उठाऊंगा उसका बेसिक टच करवाऊंगा और उससे रिलेटेड बन सकने वाले प्रश्नों को भी आपको समझाऊंगा। आप उन प्रश्नों को क्वेश्चन बैंक से भी मिला सकते हैं कि जी गुरुजी इससे रिलेटेड प्रश्न है, मुझे दिखा, लघु उत्तरी में दिखे या दीर्घ उत्तरी में दिखे। बात समझ में आ रही है? हर तरह से प्रश्न आपको वहां पर मिल सकता है। क्लियर है? हाँ, सब कुछ सही है बाबू? क्या मेरा ऑडियो और वीडियो सब कुछ ठीक जा रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? मैं यहां पर देख पा रहा हूं कुछ थोड़ा सा जो कमेंट्स है वो दिक्कत हुई। एक मिनट बाबू।
ठीक है, सब कुछ सही है, आप लोग को मैं विजिबल हूं? क्या आप हमें अच्छे से देख पा रहे हैं? बोलिए। सर बहुत डर लग रहा है। डर तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा बाबू। जब आप पढ़ेंगे रेगुलर तो आपके मन से ये डर खत्म हो जाएगा। भैया हमको आपसे मिलना है। बिल्कुल, हम और आप तब मिलेंगे जब वेरिफिकेशन के लिए आप लोग बिहार बोर्ड में आएंगे। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। चलो बच्चों, कुछ यहाँ पे मैं देख पा रहा था कि इकट्ठे संख्या जो है वो डाउन दिख रही थी, तो थोड़ा सा कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आया होगा, इस वजह से मैंने पूछा। ठीक है बाबू, कमेंट सबका पढ़ते हैं, इतने लोग का प्यार है, विश्वास है, सबका कमेंट पढ़ते हैं, जो कॉमन लगता है वो चीज मैं बोलता हूं। ठीक है, क्लियर। तो बाबू इस चीज को हम लोग पढ़ चुके थे, धारिता का, कि धारण करने की क्षमता। और ये अब आगे टॉपिक जो जो पढ़ने हैं उसको समझते जाइएगा, प्रश्न भी मैं उससे रिलेटेड आपको समझाता जाऊंगा। जैसे कि बाबू प्रश्न पूछता है धारिता से संबंधित, जो आपने अभी धारिता पढ़ी देखा, तो धारिता में विद्युत धारिता का प्रश्न नहीं है, वो विद्युत धारिता से प्रश्न नहीं पूछेगा कभी। मतलब धारिता की परिभाषा दीजिए, ये पूछ सकता है, ये तो पूछता ही है। एक और प्रश्न बनता है जो आप लोगों को हो सकता है क्वेश्चन बैंक में नहीं मिलता है। वो प्रश्न क्या है बाबू? वो प्रश्न होता है, वो प्रश्न है विलगित गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है? विलगित गोलीय चालक, विलगित गोलीय चालक, चालक की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। मैंने क्या कहा? ये कई बार क्वेश्चन में आपको प्रश्न नहीं मिलेगा। चालक की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें, हो सकता है ये आपके क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन ना हो, केवल ये प्रश्न होगा धारिता किसे कहते हैं, धारिता की परिभाषा लिखिए, इस पर होगा, ये प्रश्न नहीं होगा। बात समझ में आई? तो बाबू इसमें क्या लिखना है, कैसे होगा, ध्यान से सुनिए। ये कोई भी विलगित गोलीय चालक है, ठीक है, ये विलगित गोलीय चालक। विलगित मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब किसी भी बाह्य विद्युत क्षेत्र से ये प्रभावित ना हो रहा हो, कोई बाहरी विद्युत क्षेत्र इसको प्रभावित ना कर रहा हो, इसको इफेक्ट इसमें ना डाल रहा हो। मान लो विद्यार्थी जी, ये आर त्रिज्या का कोई भी गोला है, ये इसका केंद्र O है, ठीक है, आर त्रिज्या का गोला है। तो यहां पर लिख देंगे कि माना एक आर त्रिज्या का, कैपिटल आर त्रिज्या का विलगित गोलीय चालक है। क्या है? विलगित गोलीय चालक है, विलगित गोलीय चालक है, आर त्रिज्या का विलगित गोलीय चालक है, जिसकी धारिता C है, जिसकी धारिता C है, इसकी धारिता कितनी है? C है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर धारिता को भी C से लिखते हैं और कूलाम जब हम मात्रक लिखते हैं तो वहां भी C से लिखते हैं, लेकिन याद रखना इन दोनों में भी डिफरेंट है, कोई बताएगा नहीं, याद रखना बच्चों। जो धारिता का C होता है उसको हम थोड़ा सा तिरछा लिखते हैं, टेढ़ा, जबकि जो कूलाम वाला C होता है वो बिल्कुल सीधे लिखते हैं। थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन दोनों में इतना बड़ा अंतर है सर, डिफरेंस है, ये समझ में नहीं आ रहा था। ये थोड़ा सा अंतर बहुत बड़ा करके दिखता है, बहुत बड़ा करके हमें याद रखना होगा कि टेढ़ा जब दिखता है तो मतलब वो किसी संधारित्र की धारिता, किसी वस्तु की धारिता का प्रतीक है। अगर सीधे सीधे लिखा हुआ है C, मतलब कि वो कूलाम लिखा हुआ है। ठीक है, चलो, तो विलगित गोलीय चालक की धारिता कितनी है? C है। तो आइए हम लोग संधारित्र की, किसी भी चालक की धारिता की परिभाषा तो जानते ही हैं। अगर इसमें प्यारे बच्चों आवेश फैला हुआ है, ठीक है, ये विलगित गोलीय चालक है जिसमें आवेश ढेर सारा फैला हुआ है, ये आवेशित है। क्या है? ये आवेशित है। टोटल चार्ज इसमें Q है, टोटल चार्ज इसमें कितना है? Q है। तो गोलीय चालक के कारण विभव कितना होगा? गोलीय चालक में उत्पन्न विभव, गोलीय चालक में उत्पन्न विभव, अगर Q कूलाम का आवेश उसमें दिया गया तो आपको पता है जो सतह पर आवेश होगा वही पूरे गोलीय चालक में आवेश होता है। सतह पर के समान, कितनी बार ऑब्जेक्टिव में बताया गया ये क्वेश्चन, सतह पर के समान विद्युत विभव होता है। अर्थात अगर हम विभव V की बात करेंगे तो 1/4πε0, एकल बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता है? 1/4πε0 Q/R, यही होगा, Q/R। जी गुरुदेव, आप बिल्कुल सही बोले, ये होता है। अगर हम धारिता की परिभाषा देखें तो धारिता की परिभाषा से
धारिता की परिभाषा से याद रख लेना, ये प्रश्न 2 अंक में आता है। धारिता की परिभाषा से C इज इक्वल टू Q अपान में V होता है। Q की वैल्यू Q ही रहेगी, V की वैल्यू ये वाली उठा के रख देंगे तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में कैपिटल R। यहां पर देखेंगे Q ने Q को बर्बाद कर दिया और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पलट करके ऊपर पहुंच गया, ये C बराबर बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल का R। तो बाबू यही आपके किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र हो गया, इतने फैरड। कई बार यहां से ये प्रश्न बनता है ऑब्जेक्टिव में कि धारिता किसी गोलीय चालक की त्रिज्या के क्या होती है, तो अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात C जो है C अनुक्रमानुपाती कैपिटल R। देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है अर्थात R के अनुक्रमानुपाती, इसलिए बाबू क्या होगा C अनुक्रमानुपाती R होगा। C अनुक्रमानुपाती बाबू क्या होगा R होगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। सर हम कल जहानाबाद गए थे। अच्छा बहुत अच्छी बात है। सर कल का पीडीएफ नहीं आया है, बोलते हैं अगर नहीं गया है तो पीडीएफ आपको क्रैश कोर्स वाले बैच में ही मिलेगा। क्रैश कोर्स बैच से जितने बच्चे ज्वाइन होंगे वो व्हाट्सएप में ज्वाइन होंगे, उनको व्हाट्सएप आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन व्हाट्सएप, और वहां पर आपको पीडीएफ भेजा जाएगा, ठीक है, फाइनल पीडीएफ। और वहीं से आपको क्रैश कोर्स के भीतर भी पीडीएफ सेक्शन में भी पीडीएफ मिल जाएगा। नहीं है तो बोल देंगे। किसी को कोई और दिक्कत? नाम लेने के लिए बाबू नहीं पढ़ा रहे हैं, आपका कमेंट हम पढ़ रहे हैं, इतना आप जान लीजिए, ठीक है। मेहनत हो रही है ईमानदारी से, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और अंक के लिए। किसी को और कोई दिक्कत हो तो बताओ। सर आज बुक लॉन्च होगा या पीडीएफ लॉन्च होगा? बुक है कि पीडीएफ है, जो भी है आज आपके सामने होगा। 6 बजे सामने आप लोगों को जुड़ना है सर के साथ, ठीक है। आप कैसे हैं सर? सर बिल्कुल अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों ये इस प्रकार का अगर प्रश्न पूछता है तो ये 2 अंक का प्रश्न है, याद रखिएगा। लघु उत्तरीय में प्रश्न पूछ सकता है, इससे ऑब्जेक्टिव भी बनता है और इससे न्यूमेरिकल भी बनता है। बस इतनी बातें आपको लिखनी होती हैं कि विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। ये धारिता से संबंधित प्रश्न एक और बनता है, कई बार क्वेश्चन बैंक में नहीं दिया होता है लेकिन बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसको बताया, ठीक है। समझ गए इतनी बात? इतनी बात समझ गए? अब आते हैं कि धारिता का मात्रक, तो ये क्या हो गया फैरड। कई बार पिको फैरड और नैनो फैरड भी लिखा रहता है, तो याद रखना अगर कह ले एक पिको फैरड पीएफ बराबर क्या होगा, तो 10 की घात -12 फैरड होता है। फैरड को एफ से लिखते हैं, ये पीएफ लिखा हुआ है मतलब एक पिको फैरड, इसका मतलब क्या हुआ पिको फैरड। याद रखना क्या है ये पिको फैरड है। अगर एक एन एफ लिखा हुआ है एन एफ, तो ये 10 की घात -9 फैरड के बराबर होता है, क्योंकि एन एफ होता है नैनो फैरड। क्या होता है? नैनो फैरड। तो बाबू याद रखना ये भी परिवर्तन होते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में भी बन सकते हैं और इनका मान दिया जाता है जब न्यूमेरिकल वगैरह, न्यूमेरिकल मतलब आंकिक प्रश्न जिसमें आपको त्रिज्या का मान दे दिया जाएगा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का टोटल मान क्या होगा। देखो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9, इसका टोटल मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9। अब जब लिखा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 के अपान में तो लिखा नहीं है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी 1 के अपान में 9 गुणे 10 की घात 9, उल्टा कर देंगे तो यहां इसकी वैल्यू लिखेंगे 1/9 गुणे 10 की घात 9 और त्रिज्या का मान लिखेंगे, आपसे न्यूमेरिकल प्रश्न हल हो जाएगा। तो अगर आपको थ्योरी आपको पता है, आपको फार्मूले आते हैं, तो आप न्यूमेरिकल हल कर पाओगे। बाबू इतना इन चीजों से रिलेटेड याद रखना। माइक्रोफैरड भी होता है, कई बच्चे कह रहे हैं माइक्रोफैरड, तो 1 माइक्रोफैरड बराबर होता है 10 की घात -6 फैरड। ये म्यू एफ जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है माइक्रोफैरड। क्या होता है? माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बनाए रखें? सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप नकारात्मक सोच को अपने आप से दूर रखें, हमेशा सकारात्मक सोचें। अगर आप नकारात्मक सोच को हावी होने देंगे तो आपको चारों ओर नकारात्मक ही दिखाई देगा, आपको नकारात्मक ही दिखाई देगा, ठीक है। क्या आपको इस बोर्ड में इस बोर्ड में व्हाइट कलर दिख रहा है? आपको दिख रहा है। क्या आपको इस बोर्ड में येलो कलर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। क्या आपको इस पूरे बोर्ड में पिंक कलर, गुलाबी कलर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। क्या आपको इस पूरे बोर्ड में ग्रीन कलर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। लेकिन इस समय क्या आपको काला कलर दिख रहा था? आप कहेंगे नहीं, हमको काला कलर इसमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपका ध्यान अब ढूंढने में किसको था? ग्रीन कलर को। आपका ध्यान ढूंढने में किसको था? पिंक कलर को। आपका ध्यान किसको ढूंढने में था? येलो कलर को, व्हाइट कलर को, सफेद कलर, तो इनको ढूंढने में था। तो जितना, जबकि सबसे ज्यादा फैला हुआ है काला कलर, लेकिन आपने काला कलर नहीं देखा, गौर नहीं किया। इसी यही होता है जीवन में, आपको अपना आत्मविश्वास खोजना है, सिर्फ अनावश्यक बातों पे नहीं ध्यान देना है। अगर आपको कहेंगे कि ये हमको नहीं आता है तो फिर नहीं आएगा, जीवन भर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने उसे पढ़ लिया और कहा कि हमें आता है, बस उसे समय समय पर रिवाइज करना है, तो आपको फिर आता है। बात समझ गए? चलो एक टॉपिक और ये हो गया। इसके बाद बाबू हम लोग बात करेंगे अब संधारित्र पर, ठीक है। संधारित्र
कैपेसिटर, संधारित्र, संधारित्र जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर, कैपेसिटर। प्यारे विद्यार्थी जी, जो आप लोग अपने घरों में पंखों में लगे हुए देखते हो वो कैपेसिटर, आपके मोबाइल फोन से लेकर के कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, किसी भी जगह पर, बहुत जगह पर कैपेसिटर का यूज किया जाता है। कैपेसिटर काम क्या करता है बच्चों? कैपेसिटर जो होते हैं वो बिना आकार में वृद्धि किए, किसी भी चालक तार की बिना आकार में वृद्धि किए क्या होता है, उसकी धारिता में वृद्धि की जा सकती है। यहां पर देखोगे, अभी पीछे बताया कि धारिता जो होती है सीधे वस्तु की त्रिज्या पर निर्भर करती है, मतलब इसका आकार जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी ही ज्यादा इसमें बाबू क्या होगी, उतनी, ओहो चले गए, उतनी ही ज्यादा, जितना ज्यादा आकार इसका बड़ा होगा बाबू उतना ही ज्यादा इसकी धारिता होगी, उतना ही यह आवेश संरक्षित कर पाएगा, और किसी चीज पर निर्भर नहीं करता, लेकिन धारिता त्रिज्या पर निर्भर करती है। तो हो सकता है किसी का आकार छोटा हो लेकिन उसमें फिर भी हम पर्याप्त मात्रा का आवेश संचित कर सके, ऐसी युक्ति को ही क्या कहते हैं बाबू? संधारित्र कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। संधारित्र का सिद्धांत किसे कहते हैं, इससे भी संबंधित प्रश्न आता है, ठीक है। चलो आइए तो संधारित्र को पहले लिख लेते हैं, कैपेसिटर क्या कहते, किसे कहते हैं। तो एक ऐसी युक्ति या संधारित्र वह युक्ति है, संधारित्र वह युक्ति है, क्या युक्ति है ये? संधारित्र वह युक्ति है जिससे किसी वस्तु के, जिससे किसी वस्तु के आकार में, किसी वस्तु के आकार में बिना वृद्धि किए, जिससे किसी वस्तु के आकार में बिना वृद्धि किए, बिना वृद्धि किए, संधारित्र वह युक्ति है जिससे किसी वस्तु के आकार में बिना वृद्धि किए उसमें पर्याप्त मात्रा का आवेश संचित किया जा सकता है। संधारित्र वह युक्ति है जिससे किसी वस्तु के आकार में बिना वृद्धि किए उसमें पर्याप्त मात्रा का आवेश संचित किया जा सकता है, पर्याप्त मात्रा का आवेश संचित किया जा सकता है, आवेश संचित किया जा सकता है। ये तो हुआ संधारित्र, ये हुआ संधारित्र, पर्याप्त मात्रा का आवेश संचित किया जा सकता है, संचित किया जा सकता है। अब बात कुछ समझ गए होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा योजना बनाई गई, ऐसी तकनीक अपनाई गई कि वस्तु के आकार में हम वृद्धि भी नहीं करेंगे और वस्तु में आवेश भी ज्यादा संचित हो जाएगा, एक ऐसा तरीका अपनाया गया। तो वो तरीका क्या है आइए समझते हैं, उसी से रिलेटेड प्रश्न भी बनता है, जो कि प्रश्न संधारित्र से। तो प्यारे बच्चों टॉपिक आपका संधारित्र शुरू होता है, इस संधारित्र से प्रश्न क्या बनता है आइए मैं आपको लिख करके ही प्रश्न को समझाता हूं। संधारित्र का सिद्धांत क्या है, यह बहुत फेमस प्रश्न है और प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न बाबू रहेगा संधारित्र का सिद्धांत क्या है, 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 समझाइए। संधारित्र का सिद्धांत क्या है? तो बाबू संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या होता है? तो ध्यान से सुनना, हम क्या करते हैं, एक चालक के समीप में एक दूसरा चालक ला के रख देते हैं, एक चालक को हम बैटरी से आवेश देते हैं, दूसरे चालक को हम पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं। ध्यान से सुनना, फिर से मेरी बात को थोड़ा सा मैं फिगर बना के समझाऊंगा और बाद में लिखूंगा, ठीक है। फिगर एक छोटा सा बना के समझाता हूं। बाबू किया क्या जाता है, एक चालक इधर रखा गया और एक चालक इधर रखा गया। इन दोनों प्लेटों में क्या किया गया, एक को हमने किसी भी बाह्य स्रोत से इसको आवेश देना शुरू किया, तो इसमें ढेर सारा आवेश, धनावेश आता गया, धनावेश आता गया, आता गया, आता गया, आता गया। लेकिन एक समय के बाद इसमें आवेश नहीं आएगा, एकदम फुलफिल हो जाएगा। जैसे बाल्टी लिए हो, लोटा लिए हो, उसमें पानी डाल रहे हो, भर गया। जब लोटा भर गया तो आप पानी डालोगे तो बाहर जाएगा। तो वैसे ही इसमें भी अगर आवेश दे रहे हो, इसके बाद आवेश धारण करने की क्षमता इसकी खत्म हो गई, तो इसका आवेश का क्या होगा, क्षरण होने लगता है। उसे क्या कहते हैं, आवेश का क्षरण। आवेश का क्षरण कहां पर होता है, वायु में होने लगता है। आवेश वायु में जाने लगता है। आवेश कहां जाने लगेगा, वायु में जाने लगेगा। अरे भाई पानी है, बाहर गिरने लगता है, ठीक वही कॉन्सेप्ट, ठीक है, वायु में क्षरण होने लगता है। अच्छा ठीक है बाबू, है ना, समझो, हम बिल्कुल मिलने आएंगे। अब देखो, ये अगर आपके अच्छे अंक आते हैं बिल्कुल हम आपके पास होंगे। देखिए ये धनावेश होगा, सब जगह फैला, इसको हमने आवेश दिया किसी भी बैटरी से, तो अभी इसका ऐसा हो जा रहा था। लेकिन हमने क्या किया, इसके पास में, इसमें आवेश को और धारण करवाने के लिए इसके पास में एक ले आए प्लेट, और ये प्लेट बाबू को, प्लेट किसमें संबंधित कर दिए बच्चा पार्टी, इसको हम संबंधित कर दिए पृथ्वी से।
पृथ्वी से जब जोड़ देते हैं, ऐसा क्यों पृथ्वी से जोड़ा गया? क्योंकि इसके आवेश धारण करने की क्षमता अनंत होती है। आवेश बहुत, पृथ्वी को कितना भी आवेश दो और इससे कितना भी आवेश लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए देखा होगा बिल्डिंगों में, बड़ी बड़ी जो मकान बनते हैं उनकी बिल्डिंग में ऊपर एक चालक छड़ लगा दिया जाता है, जिससे बिजली कड़के तो फिर वो चालक छड़, अगर मकान में बिजली गिरने वाली होगी तो चालक छड़ अपनी ओर आकर्षित कर लेती है उस बिजली को, और चालक छड़ के माध्यम से वो बिजली सीधे की सीधे पृथ्वी में चली जाती है। क्योंकि पृथ्वी को कितना भी आवेश दो और कितना भी आवेश उससे लो, उसको कोई नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि अनंत आवेश है उसमें। इसीलिए उसका विभव क्या है? 0 है। उसका विभव क्या होता है? शून्य। विभव क्या होता है बच्चा पार्टी? शून्य होता है। क्यों विभव शून्य होता है? इसीलिए तो आवेश अनंत है। तो जब हम पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं और एक इसके समीप ला करके प्लेट रख देते हैं, तो बच्चा पार्टी प्रेरण के कारण, प्रेरण की घटना क्या है? इसके प्लेट में धनावेश भी है, इस प्लेट में धनावेश भी है और ऋणावेश भी है। विद्युत उदासीन प्लेट है ये, प्लेट बिल्कुल उदासीन है, लेकिन जैसे ही हम इसको लेकर के आए, जैसे ही हम इसको लेकर के आए और इसके समीप रखे, तो ये वाली प्लेट क्योंकि ये धनावेशित है तो इसके भीतर को जगाती है ऋणावेश को, कि ऋणावेश तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे लायक हो, इसको अपने पास बुलाता है। ये आवेश इसके ऋणावेश को जागृत कर देता है, इसको फिजिक्स की भाषा में कहेंगे प्रेरित कर देता है। जैसे आप पढ़ने वाले स्टूडेंट के पास बैठेंगे तो अपने आप आपका पढ़ने में मन लगेगा। आप उस तरह के विचार वाले व्यक्ति के साथ बैठेंगे जो अपने मोहल्ले की कुछ गलियों में घूमता है, तो आपसे कहेगा चलो आओ शाम में थोड़ा टहलने चलते हैं, आप जबर ना चाहते हुए भी उसके साथ टहलने जाओगे। ये आपकी संगति का असर है। तो वही चीज प्रेरण, उसे बोलते हैं प्रेरण। ठीक है, तो यहां भी प्रेरण की घटना से ये भी आवेशित हो गई, लेकिन इसका ऋणावेश इस तरफ खिंचा आया, धनावेश को इसी ने प्रतिकर्षित किया, तुम लोग दूर हटो, तुमसे नहीं मतलब रखना है, ऑलरेडी हम धनावेशित है, हमें केवल ऋणावेश चाहिए। धनावेश को यह प्रतिकर्षित करता है और यह धनावेश प्यारे बच्चों पृथ्वी में चला जाता है। यह समस्त धनावेश कहां चला जाता है? पृथ्वी में चला जाता है। और जब यह ऋणावेश उत्पन्न होता है तो बच्चा पार्टी इसके विभव में क्यों? प्रेरण के कारण क्या होती है? इनके प्लेटों के बीच की दूरी कोई डी है और इसके विभव में होती है कमी। इसका विभव जो होता है, जो विभव होता है बच्चा पार्टी, विभव उसमें क्या होती है? कमी होती है। विभव में कमी, इस घटना से विभव में कमी होती है, अर्थात इसमें धारिता की क्या होगी? वृद्धि होगी। अतः धारिता की क्या होगी? वृद्धि होगी। अब बताओ क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि C अनुक्रमानुपाती 1/v। अगर बच्चा पार्टी धारिता घटेगी, विभव घटेगा तो धारिता बढ़ेगी। बात समझ में आई? तो ये होता है विद्यार्थी जी बच्चा पार्टी क्या? संधारित्र का कॉन्सेप्ट, संधारित्र का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, किसी को कोई इससे दिक्कत हो तो बताओ, बताइए बताइए। अब देखो इस संधारित्र के सिद्धांत को लिखना है भाषा के अंतर्गत। क्या लिखना है? ध्यान से सुनेंगे। यदि किसी इसी भाषा को, इसी बात को पूरी शब्दों में लिखना है। यदि किसी आवेशित, इसको हमने आवेश दिया है किसी भी स्रोत से, यदि किसी आवेशित चालक के निकट, यदि किसी आवेशित चालक के निकट, चालक के निकट, यदि किसी आवेशित चालक के निकट, यदि किसी आवेशित चालक के निकट कोई, यदि किसी आवेशित चालक के निकट कोई अन्य पृथ्वी से संबंधित निकट कोई पृथ्वी से संबंधित मतलब पृथ्वी से जुड़ा हुआ, पृथ्वी से संबंधित अन्य चालक रख दें, अन्य चालक रख दें, तो यह पहले चालक के विभव में क्या करता है? क्या घटना, प्रेरण की घटना के कारण क्या करता है? पहले चालक के विभव में निरंतर कमी करता है। तो यह पहले चालक के विभव में, पहले चालक के विभव में निरंतर मतलब लगातार, कॉन्टिन्यू, निरंतर कमी करता है, जिससे उसकी धारिता में वृद्धि हो जाती है, जिससे उसकी धारिता में वृद्धि हो जाती है।
जिससे उसकी धारिता में क्या हो जा रही है, वृद्धि। जितनी बात अभी मैंने बताई वही बातें अभी हमने यहां पर लिख दी हैं कि यदि किसी आवेशित चालक के निकट कोई पृथ्वी से संबंधित अन्य चालक रख दें, जैसे वहां रखा गया, तो यह पहले चालक के विभव में निरंतर कमी करता है, जिससे उसकी धारिता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिससे उसकी धारिता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, क्योंकि विभव में कमी हो गई। ठीक है, अर्थात उसमें पहले से अधिक आवेश संचित किया जा सकता है। अब पहले ये पहला चालक है, ये दूसरा चालक है, इसमें अब पहले से अधिक आवेश संचित किया जाएगा क्योंकि इसकी धारिता बढ़ गई है। अर्थात इसमें पहले से अधिक आवेश संचित किया जा सकता है, आवेश संचित किया जा सकता है, संचित किया जा सकता है, पहले से अधिक आवेश संचित किया जा सकता है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। हो सकता है आपसे एग्जाम में कुछ बातें छूट जाती हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, यही संधारित्र का सिद्धांत है। हो गया बाबू, यही संधारित्र का सिद्धांत है। अगर आप ये चित्र बना देते हो और इतनी लैंग्वेज लिख देते हो, यकीन मानो आपको पूरा प्रश्न, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। बताइए, किसी को कोई यहां तक दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं होगी? हाँ, समझ गए? ओके। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें आवेश संचित किया जा सकता है। नहीं, एकदम सिंपल सा भी नहीं लिखना है। हो सकता है क्वेश्चन बैंक में लिखा हो तो बाबू थोड़ा सा समझना। अगर आपको 2 अंक भी लेने हैं तो इतना लिखना पड़ेगा। अगर आपको 2 अंक लेने हैं एग्जामिनर से अच्छे से तो इतना लिखना पड़ेगा। सर कहेंगे कि क्या चित्र बनाना आवश्यक है? अगर बना देंगे तो एग्जामिनर जब आपके 5 अंक वाले भी क्वेश्चन पढ़ेगा ना, या 2 अंक वाले और प्रश्न आप आगे हल करेंगे। इसीलिए कहता हूं जो प्रश्न हल करना जो आपको पूरा आता हो। मैं आपको एक छोटा सा माध्यम बता देता हूं, मेरे पास इतना समय है, यही क्रैश कोर्स के भीतर आपको सारी बातें बतानी है। बच्चा आप लोग गौर करेंगे कि अगर आपको थोड़ा सा मैं एनालिसिस करता हूं, आपके पास बाबू 20 लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। एकदम एग्जैक्ट डाटा बता रहा हूं, 20 लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। कोशिश तो है हर एक शिक्षक की कि भाई 20 में 20 फंसा दे। पूरा सिलेबस जिसने पढ़ा है तो भाई 20 में 20 आएंगे भी। नहीं 20 में 20 आए, एक आधा क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने उल्टा पुल्टा कर दिया तब भी 18 तो आएंगे पूरे कोर्स वालों के। बात रही क्रैश कोर्स वालों की, तो उनका 10 प्रश्न तो आना है। उस 10 प्रश्न में आपको आता है 6, 4 भूल गए नहीं आते। 20 में 6 आते हैं, 6 में भी कुछ टूटा फूटा आता है, थोड़ा बहुत 2-3 प्रश्नों में कंफ्यूजन भी है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, ज्यादा नहीं। लेकिन बच्चों अगर इन्हीं 6 को आपने बहुत अच्छे तरीके से लिख दिया, अच्छा तरीका मतलब चित्र बनाया, उसका जितना भी चीज आप जानते हैं वो सब आपने अच्छे से कर लिया, तो आप यकीन मानो जो 4 प्रश्न आपके थोड़े बहुत आते हैं ना, जिनमें थोड़ा थोड़ा पता है, बस ये जानकारी है कि ब्रूस्टर का नियम ध्रुवण से संबंधित है, जहां पर n = 10 IP था, ऐसा करके कुछ भी आया, पोलराइड क्या होता है ध्रुवण को, मतलब कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें आपको थोड़ी बहुत जानकारी है, तो उस चैप्टर से रिलेटेड आया ना, उस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी रखते हो, उस नियम में आप वो बातें लिख सकते हो, एग्जामिनर आपके प्रश्न को पढ़ेगा। लेकिन इन प्रश्नों को इतना अच्छा तरीका आपने बताया कि इनको अगर आपके 2-2 नंबर के हैं तो एक नंबर देकर के भी आगे बढ़ जाएगा। लॉस कितना लगा? 4 नंबर का ही केवल लगा, 4 नंबर का लगा। अगर ये 10 प्रश्न थे, 10 दूनी 20 अंक का पूछा जाना था, तो आपके 16 नंबर मिले कि नहीं? एग्जैक्ट क्रैश कोर्स वालों की बच्चों की बात कर रहा हूं, आपको 16 नंबर मिले कि नहीं? ये पूरे नंबर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने इसमें बहुत बेस्ट तरीका अपनाया है। 20 में 6 आ रहे हैं, उनके लिए बोला मैंने, 6 आ रहे हैं आपको 20 में 6। 4 में आपने वो तरीका अपनाया कि थोड़ी थोड़ी बातें उस चैप्टर से रिलेटेड आ रही थी तो आपने लिखी। फार्मूला पूछा गया तो फार्मूले से फार्मूला नहीं याद, मात्रक लिखे, बीमा लिखे, कुछ भी लिखे, सदिश राशि अदिश राशि कुछ भी लिखे, थोड़ी बातें लिखी कि ये प्रश्न गलत नहीं लिखना कि उठपटांग अपने राम कहानी लिख दो, कुछ भी अपने घर की कहानी लिख दो, कुछ लिखोगे उस चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक को, तो आपको एक नंबर देगा। मैं कहता हूं इनमें से भी 2 नंबर हटा दिए तो 20 में 15 आ गए, 1 नंबर 2 नंबर हट गए, 14-15 आए। इस तरह से 6-7 नंबर इस तरह दीर्घ उत्तरी में आप चले जाओ। 6 प्रश्न पूछे गए, आपको 2 प्रश्न पूरे आते हैं, 1 प्रश्न कम आता है, 3 बनाने हैं, 1 प्रश्न कम आता है, उसको आधा लिखो उस थ्योरी में। ये 5-5 पूरे मिलेंगे कि नहीं? अगर अच्छे प्रकार से लिखोगे 10, इसका 3 ही मिला, 4 ही मिला, 2-3 अंक फिर घाटे में। 70 में 35 ऑब्जेक्टिव तो भैया गारंटी है। अगर आप लगातार ऑब्जेक्टिव सेशन में जुड़ रहे हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो 70 में 35 बनाना होता है बाबू। 70 में कितना बनाना है? केवल 35 बनाना है, बाकी छोड़ देना, जितना जो आए वही टिक करना कंफर्म करके। फिर भी क्या मैं आपकी सहूलियत के लिए कह देता हूं 34 आएगा, नहीं मान रहे हो, 33 आएगा। स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है हर एक बालक को, हर एक बालिका को।
मेरी सभी बहनों को, भाइयों को आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। आप अगर 95 प्लस परसेंटेज लाने का गोल कर रहे हो, अर्थात 500 में मैं किसी भी हालत में सर 480 से नीचे नहीं लाऊंगा या नहीं लाऊंगी, अगर आपका गोल ये बाबू है कि 500 में मैं सर किसी भी हालत में 480 से नीचे नहीं लाऊंगी, तो बाबू मेहनत करते रहना, आपका आएगा, इतना भरोसा दिलाता हूं। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा आएगा। समझ में आया? तो इसलिए बाबू अगर इस प्रक्रिया को अपनाते हो, वादे के साथ कहता हूं, वादे के साथ कहता हूं, 500 में क्रैश कोर्स के भीतर ही 400 प्लस, कुछ भी नहीं पढ़े थे ना, फिर भी 400 प्लस लाने के एकदम काबिल हो। लेकिन अभी भी अगर आप सो रहे हो, ठीक है, अभी भी आप सो रहे हो कि चलने दो, अभी तो समय है, तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं बाबू, मेरी फिर कोई इसमें भागीदारी नहीं है। मैं जितना बता सकता हूं जो स्ट्रेटजी है कि आप 6 प्रश्न में कम से कम इतने प्रश्न तैयार करने लायक बन जाओ। आज क्लास लूंगा 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा में। ऐसे ही 5-5 प्रश्न करके मैं आपकी तैयारी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के भी करवाऊंगा। 5 प्रश्न लेकर के आ रहा हूं कि इनमें से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो ज्यादा पूछे जाते हैं उनको बताऊंगा भी, समझाऊंगा भी, ठीक है। वो 5 प्रश्न आपको तैयार करने होंगे, ठीक है। चलो आगे आओ। संधारित्र हो गया, संधारित्र का सिद्धांत हो गया ना, आगे बढ़ते बाबू। संधारित्र का सिद्धांत हो गया। संधारित्र के प्रकार, अब संधारित्र कई प्रकार का होता है। संधारित्र के प्रकार, संधारित्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। विद्यार्थी जी मैं आपको बता दूं, संधारित्र के प्रकार में समांतर प्लेट संधारित्र, जिसका मैं डेरिवेशन अभी आपको कराने वाला हूं, यही सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है। समांतर प्लेट संधारित्र, यही सबसे ज्यादा आपको पूछा जाता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा होता है गोलाकार संधारित्र, गोलीय संधारित्र बोल लो, गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र। प्यारे बच्चों तीसरे टाइप में आता है बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र, जिसका डेरिवेशन मैंने फुल कोर्स में करवाए हैं। इन तीनों ही चीजों के डेरिवेशन मैंने फुल कोर्स में करवाए हैं। लेकिन बात आती है कि सर क्रैश कोर्स में किसका डेरिवेशन करवाएंगे, संधारित्र क्या है मैंने टच कर दिया पूरे टॉपिक को। अगर आपकी इच्छा है तो फिर आपको फुल कोर्स पढ़ना होगा वो, लेकिन जो जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उस पर डिस्कस करूंगा, वो है समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। गोलीय संधारित्र की बात करें तो इसमें भी 2 प्लेटें रहती हैं। बेलनाकार संधारित्र की बात करेंगे तो इसमें भी 2 ही प्लेटें होती हैं। सर कोई भी टीचर मेरा डाउट नहीं देखता है, सिर्फ ऑनलाइन ही क्लास करती हूं। बाबू आपके कहने से पहले ही डाउट को बताने की पूरी कोशिश है, और डाउट जो आप पूछ रहे हैं या पूछ रही हैं उसका जवाब मिल भी रहा है। नाम लेकर के मैं किसी का डाउट नहीं पढ़ता हूं, ठीक है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि सभी बच्चे डिमांड करते हैं कि सर मेरा नाम लीजिए। नाम लेने के लिए तो मैं नहीं यहां पर खड़ा हूं, समझदार तो आप लोग भी, नाम लेने के लिए तो नहीं खड़ा हूं। पढ़ाने के लिए 1 घंटे क्रैश कोर्स की क्लास है, जिसमें मुझे 3 से 4 लघुत्तरीय प्रश्न बताने हैं और 1 सब्जेक्टिव प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन बताना है। मैं इस उद्देश्य से आता हूं कि आज बच्चों को इतना सिखा दूंगा। अगर 60 लेक्चर होंगे तो 60 में 60 दीर्घ उत्तरीय हो जाएंगे, और 60 में कहता हूं मैं 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली क्लास हो गई, लेकिन फिर भी 50 लॉन्ग क्वेश्चन बता दूंगा, और 50 दूना 100 क्वेश्चन में लघुत्तरीय बता पाऊंगा। इतना मुझे भरोसा है, इतना पर्याप्त है 10 प्रश्न लघुत्तरीय लाने के लिए, और 3 प्रश्न 6 में से 3 फंसाने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन। उस हिसाब से मैं तैयारी कराना चाहता हूं। मैं कचरा आपको नहीं खिलाना चाहता, जो पौष्टिक है वही आहार देना चाहता हूं। बात समझ गए? तो सारी बातें, स्ट्रेटजी भी क्रैश कोर्स के भीतर बतानी है, तरीका भी आपको बताना है। आपने बड़े विश्वास के साथ अगर एडमिशन लिया है तो उसमें हर एक बात होगी ना। चलो अब समांतर प्लेट संधारित्र के प्यारे साथियों आइए चर्चा करते हैं। अच्छा यहां देखो लिखा हुआ है प्रश्न कि समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या कार्य है। जो दूसरा प्लेट अभी देखा था ठीक वैसे ही समांतर प्लेट संधारित्र भी बनता है, जैसे अभी संधारित्र को मैंने समझाया। द्वितीय प्लेट कंडेंसिंग प्लेट है। कंडेंसिंग प्लेट मतलब वो आवेश उसमें प्रेरित होता है, और आवेश प्रेरण के कारण धन आवेश पूरा पृथ्वी में चला जाता है। द्वितीय प्लेट कंडेंसिंग प्लेट है, यह भूधृत होता है। भूधृत होता है मतलब भूमि से जुड़ा होता है। यह प्रथम प्लेट पर दिए गए आवेश के विपरीत आवेश प्रेरित करता है। अपने अंदर क्या करता है, अगर पहली प्लेट को हमने धनावेश दिया था किसी स्रोत से, तो दूसरी प्लेट में अपने आप क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। यही तो हम लोगों ने अभी पढ़ा। तो समांतर प्लेट में वो होता है, लेकिन समांतर प्लेट संधारित्र वो हम लोग नहीं पढ़े। जो अभी आपको मैंने ये बाबू बताया, इसमें मैंने समांतर प्लेट जैसा ये बनाया है। अब समांतर प्लेट संधारित्र हम लोग पढ़ेंगे, मेन समांतर प्लेट संधारित्र के लिए अब पढ़ेंगे। प्रश्न लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र से जुड़ा हुआ। प्रश्न क्या होगा बाबू, ये 5 अंक वाला आपको प्रश्न मैं कराने जा रहा हूं। समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, का व्यंजक
प्राप्त कीजिए, प्राप्त कीजिए, जबकि जबकि प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, प्लेटों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक कैपिटल के है, के है। ये बच्चों प्रश्न है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि प्लेटों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल के है। बिना देरी किए हम इसको बनाने का पूरा हल करने का प्रयास करेंगे। प्लेटें क्या समांतर रखते हुए दिखाएं? प्लेटें मतलब जैसे 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 ये मान लो ये रखी हुई कॉपी, ये प्लेट है, ऐसे ऐसी ही प्लेट यहां पर रखी हुई है। ध्यान देंगे मेरी बात पर, ठीक है। ये एक प्लेट हो गई और एक प्लेट, ये दो प्लेटें देख सकते हो एक दूसरे के क्या रखी हैं, समांतर पैरेलल रखी हुई। बिल्कुल समझ में आ रहा? किसी को कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। ये दो प्लेटें हैं, एक प्लेट को हमने किसी भी स्रोत से जोड़ रखा है, किसी भी स्रोत से, बैटरी से जोड़ रखा है और इसे हम Q कूलाम का आवेश देते हैं, जिससे इसकी सतह पर क्या होता है, धनावेश फैल जाता है, जिससे इसकी सतह पर चालक में पूरा सभी जगह क्या हो जाता है, धनावेश हो जाता है, धनावेश इस चालक में फैल जाता है। इससे d दूरी पर बच्चा पार्टी, कितनी दूरी पर बाबू, d दूरी पर, इनके प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, d। यहां पर जो माध्यम का परावैद्युतांक है वो क्या है, कैपिटल K है। और दूसरी प्लेट को हमने क्या कर रखा है, पृथ्वी से जोड़ रखा है। किससे जोड़ रखा है बाबू, पृथ्वी से जोड़ रखा है, पृथ्वी से जोड़ रखा है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का विभव होता है 0, पृथ्वी का विभव कितना होता है, 0 होता है। प्रेरण के कारण, क्योंकि इसके समीप रखे तो प्रेरण के कारण प्लेट में, समस्त प्लेट में क्या होता है, ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, ऋण आवेश इसके ओर आकर्षित हो जाता है ना। इस प्लेट में हमने आवेश दिया है किसी बाह्य स्रोत से, बैटरी से, तो इसमें वो आवेश एकत्रित हो जाता है और इस प्लेट में प्रेरण के कारण आवेश आ जाता है। तो इसका सर धनावेश कहां जाता है बाबू, जितना भी धनावेश होता है, जितना भी धनावेश होता है दूसरी ओर जो प्लेट के बनता है, वो सभी धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। वो कहां चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। अगर हम कहें इन दोनों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो आप कहेंगे एक तरफ धनावेश एक तरफ ऋणावेश, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, माइनस, प्लस Q से माइनस Q की ओर। अर्थात विद्यार्थी जी इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस Q से माइनस Q। भाई इसमें जो आवेश घनत्व बना वो प्लस सिग्मा, इसका जो आवेश घनत्व आया वो माइनस सिग्मा। ये पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, बात समझ में आई। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो A है, इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल A ही है। क्लियर? आइए इन बातों को हम लोग लिख देते हैं पूरी भाषा में। क्या? माना एक समांतर प्लेट संधारित्र, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A है। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल A है। प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व, प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा है। पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा है। बात समझ में आ रही होगी। प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d तथा माध्यम का परावैद्युतांक, तथा माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक कितना है, कैपिटल K है। ध्यान से सुनो क्या क्या बातें मैंने लिखी, चित्र बनाया, चित्र से संबंधित ये बात लिखी कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र में, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A है, प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व, मतलब जितना भी आवेश हो तो उसका घनत्व जो है प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें धनावेश है, इसमें ऋणावेश है, तो माइनस क्यों है, माइनस सिग्मा है, क्योंकि ये अदिश राशियां होती है, इसलिए धनावेश और ऋणावेश को दर्शाना जरूरी है। प्लेटों के बीच की दूरी d तथा माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल K है। अब प्लेटों के मध्य अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है तो बताओ कितनी होगी, कौन बता सकता है? इसका जवाब कौन देगा? प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लेटों के मध्य की अगर बात करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? पहली प्लेट के कारण, फिर दूसरी प्लेट के कारण, मध्य में अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो एक सूत्र याद करो प्यारे बच्चों, E बराबर टोटल एक आप लोगों ने सूत्र याद कर किया था, E बराबर सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट केवल लिखा हुआ था, लेकिन अगर माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल K भी हो तो यहां पर K भी लिखना पड़ेगा। सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट K। मैंने इसी क्रैश कोर्स के भीतर इस डेरिवेशन को कराया है। किन बच्चों को याद है? समांतर पतली प्लेट जिससे r दूरी पर किसी बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन कराया था। याद आया कि नहीं? सर भूल गए हम, सर हम भूल गए क्योंकि हम बहुत भुलक्कड़ आदमी हैं। लेट के आपका वीडियो देखते हैं क्रैश कोर्स का। हम खेत की ओर निकल आए हैं सर, यहीं बैठे बैठे देख रहे हैं आपका वीडियो, है ना सर? हम खाना बनाते बनाते आपका वीडियो देख रहे हैं। कैसे समझ पाओगे? 1 घंटे का समय आपको इसमें नहीं मिल पा रहा है। 1 घंटे कहाँ सर, सुबह से 6 घंटे वीडियो पढ़ते हैं। बड़ा दुख है सर जिंदगी में, आपको नहीं पता। बात तो सही है। खैर, दुख में हम साथी, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। E बराबर बच्चों, अगर हम बीच में निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र, दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो दोनों को हम योग करते हैं। यहां पर हम डेरिवेशन को बड़ा नहीं करेंगे, लेकिन आपको समझा दे जरूर देंगे बच्चों। एक E1 हो गया और E2 की भी वैल्यू अगर दूसरी ओर देखेंगे तो E2 की वैल्यू भी सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट K होगा। जब दोनों को जोड़ेंगे बाबू ना, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो आप ही बताओ क्या आएगा? आप कहोगे सर 2 सिग्मा अपान में 2 K एप्सिलॉन नॉट आएगा। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, E बराबर E1 प्लस E2 किया जाए तो आपको यही मिलेगा ना, 2 सिग्मा अपान में 2 K एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल आउट तो सिग्मा अपान में K एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। ठीक है, तो याद रखो। तो हम यहां पे लिख रहे हैं प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी बाबू? E बराबर सिग्मा अपान में K एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, K एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से सुनो, अगर हम विद्युत विभव कहें, प्लेटों के मध्य विभव, प्लेटों के मध्य विभव की बात करें, आगे चलें, आगे चलते हैं। प्लेटों के मध्य विभव, प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना है, अर्थात विभव कितना है? विभव V बराबर चर्चा करेंगे तो V बराबर है E इंटू डी। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी? D। हाँ भाई, E बराबर V अपान में D, एक सूत्र पढ़ाया विभव में, कितनी बार चर्चा की, E बराबर V अपान में D। अरे ये सर कहां से आया? ये आया dV बटे dr। dr क्या है? एक प्रकार की दूरी है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की। dv क्या है? दोनों बिंदुओं के बीच का विभव है। यहां भी तो वही है। v क्या है? दोनों प्लेटों के बीच का विभव। d क्या है? उन्हीं दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। समझ गए अब? ed। ठीक है, अगर ये है तो v बराबर E की वैल्यू यहां रखो जो पिछले समीकरण में आपने देखी, सिग्मा अपान में K एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपान में K एप्सिलॉन नॉट इंटू का क्या है? D है, तो T लिख देंगे। ये v की वैल्यू आई। अच्छा, धारिता की परिभाषा से और क्या होगा? धारिता की परिभाषा से, अच्छा, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? यहां सिग्मा इक्वल टू पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू Q अपान में A। ये सिग्मा क्या है? पृष्ठ आवेश घनत्व है ना, तो यहां सिग्मा इक्वल टू Q अपान में A। आपने बताया कि प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है? A है। आवेश कितना दिया गया? Q दिया गया। तो हम यहां पर ये बात लिख सकते हैं, अर्थात विद्यार्थी जी V बराबर बनेगा सिग्मा की जगह Q, T तो ऊपर लिख देंगे, अपान में K, क्योंकि सिग्मा की जगह Q अपान में A लिखा है तो ये A लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। ये बन गया V की वैल्यू। हम लोग धारिता की परिभाषा जानते हैं, धारिता की परिभाषा से, तो संधारित्र की धारिता, अतः संधारित्र की धारिता कौन सी? समांतर प्लेट संधारित्र। संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता कितनी? तो C बराबर बाबू होता है, C बराबर होगा Q अपान में V से, C बराबर Q अपान में V से। तो ये आपको मिलेगा C इक्वल टू Q अपान में V की वैल्यू, ये टोटल लिख दीजिए, V की ये टोटल वैल्यू लिख दीजिए, क्या भाई मिलेगा? Q D अपान में K A एप्सिलॉन नॉट, K A एप्सिलॉन नॉट। यहां पर ध्यान दो बच्चा पार्टी, क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। यहां पर आप गौर करेंगे, Q से Q मरा, K एप्सिलॉन नॉट पलट के सबसे ऊपर पहुंचेगा, तो ये बनेगा कुछ इस प्रकार से, K A एप्सिलॉन नॉट होल अपान में T। इसकी C वैल्यू आ जाएगी, C की
Ka अपान में डी इतने फैरड। प्यारे बच्चों, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, लेकिन कब? जब 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 दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम हो। हमने यह भी बताया था कि अगर यौगिक परावैद्युतांक का माध्यम होगा, जो कि आपको फुल कोर्स में बताया गया था। बाबू, फुल कोर्स की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको याद दिला रहे हैं कि वो डेरिवेशन भी महत्वपूर्ण है, वो डेरिवेशन भी पढ़ना। अगर आपने फुल कोर्स पढ़ा है तो इसका मतलब है वो थोड़ी कि वो बेकार हो गया, नॉलेज के लिए वो भी जरूरी है। और भैया परीक्षा है, इसमें नंबर वही मारेगा जो सब तरह से तैयार होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि धनुष बाण लेके आए लेकिन अब युद्ध में तो तलवार की जरूरत पड़ गई, तो भैया तलवार तो घर में रख दिए थे, हैं? तो धनुष बाण से जितनी देर लड़ाई करनी थी करे, ठीक है। धनुष बाण से जितनी देर लड़ाई कर सकनी थी करे, लेकिन जब सैनिक नजदीक आ गया, सामने वाला विरोधी, तब आपको क्या करना पड़ा? तलवार निकालना था। अब भैया लो तलवार, आप तो घर में भूला है, तलवार को आपने सीखा ही नहीं, तलवार चलाना आपने सीखा ही नहीं। इसीलिए कहते हैं हर चीजें महत्वपूर्ण है। मैं कोई ये नहीं कहता कि भैया हाँ क्रैश कोर्स पढ़ के तुम 95%, हम कहते हैं आप 70% के आसपास भटकोगे, 70-80 के बीच में रह पाओगे, मेहनत करोगे जबरदस्त अच्छे से तो जरूर जाओगे 80% तक। लेकिन इससे ऊपर का अंदाजा ना लगाओ, इससे ऊपर वही लोग जो फुल कोर्स किए हुए हैं वो आप करें। और कोई भी नहीं खोल के बता सकता है, फिर तो भैया वो परम ब्रह्म परमात्मा है जो परीक्षा की पूरी तैयारी ऐसे करा दे, झूठ फरेब और इमोशनली भावनात्मक रूप से बच्चों को गलत साबित करके, तो गलत बात है। ऐसे शिक्षकों की तो फिर मैं निंदा करूंगा कि आप भ्रमित ना करें, सही बात बताएं जो होता है जीवन में। सबके हार जीत, सबके मन में जीवन में उतार चढ़ाव आता है, तो हम किसी को क्यों ठेस पहुंचाएं भावनात्मक रूप से? पहले हम कह दें कि इससे आ ही जाएगा 90, इससे 100 नंबर आप पढ़ लीजिए, 100 नंबर का आ जाएगा। लेकिन फुल कोर्स में हाँ आ सकते हैं, फुल कोर्स में आपके आ सकते हैं। बात समझ में आई? समझ गए सर? उसको गोलाकार भी बना सकते हैं। हाँ भैया, ऐसे गोल बना सकते हैं प्लेटें, लेकिन वो गोल भी जो बनाएंगे वो समतल ही होंगी। जो गोल आप बनाओगे गोलाकार, वो भी समतल ही होंगी। कोई कह रहा है सर फुल कोर्स भी क्या बेकार है? कहाँ भैया, उसी की तो तारीफ कर रहा हूँ फुल कोर्स की। क्रैश कोर्स को बता रहा हूँ कि क्रैश कोर्स को पढ़ करके सिर्फ धनुष बाण चलाना सीख लिए, तलवार चलाना नहीं सीख पाए, तो क्या होगा? तलवार वाले से हार जाओगे, मतलब कुछ प्रश्नों से आप हार जाओगे, कुछ प्रश्नों से आप क्या होगा? हार जाओगे। चलिए चलिए चलिए, चलो ये बात समझ गए इतना। अगर यहां पर यौगिक परावैद्युतांक जो कैपिटल के है ये ना हो, ये जो परावैद्युतांक माध्यम परावैद्युतांक के है ये ना हो, तो इसको भी थोड़ा सा लिख सकते हो नोट पॉइंट में बता करके, बाद में एग्जामिनर के लिए बहुत अच्छा लगेगा। नोट पॉइंट बता करके अगर आप लिख दोगे कि यदि माध्यम का परावैद्युतांक, यदि दोनों प्लेटों के बीच, यदि दोनों प्लेटों के बीच माध्यम वायु हो, माध्यम वायु हो, तो K बराबर 1 होगा। अर्थात बच्चा पार्टी तब जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होगी उसे हम लोग C से ना लिख करके C0 से लिखेंगे, और K A एप्सिलॉन नॉट जो था वो A एप्सिलॉन नॉट अपान में D में बदल जाएगा। जो अभी लिख रहे थे K A एप्सिलॉन नॉट, तो K हट गया क्योंकि K की वैल्यू 1 हो गई, तो ये हो जाएगी प्यारे बच्चों वायु समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इसको क्या लिखेंगे? वायु समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समझ गए? अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, तो समीकरण 1 को या समीकरण 2 को 1 से अगर हम भाग दें, ठीक है, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दें, समीकरण 1 भागे समीकरण 2 से, अगर हम 1 को समीकरण 2 से भाग देंगे मतलब C बटे C0 करेंगे, तो बच्चा पार्टी K के बराबर आएगा, K के बराबर आएगा। ये भी अनुपातिक नियतांक है, इसको याद रख सकते हो। इतना ही आज के लिए देख लेते। अच्छा अभी एक चीज रह गई ना, एक चीज ये तो बता चुके हैं, एक बात ये रहेगी बाबू, हाँ ये डेरिवेशन, ये सवाल देखो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत कम समय का है क्योंकि क्वेश्चन भी पूछा जाता है आज की क्लास के बाद। कल आपका ऑब्जेक्टिव होगा, यदि बराबर धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनकी परिणामी धारिता 6 माइक्रोफैरड है। अगर बच्चा पार्टी 3 संधारित्र इस प्रकार से देखो हल कर रहे हैं, हल प्रश्नानुसार, क्या प्रश्नानुसार, क्या है प्रश्नानुसार? प्रश्नानुसार बात कही जा रही है यदि तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में हो, क्या हो? तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में हो,
हो, अर्थात बच्चा पार्टी एक संधारित्र, फिर ये दूसरा संधारित्र, फिर ये तीसरा संधारित्र, ये तीनों संधारित्र किस क्रम में हो? श्रेणी क्रम में हो। तीन बराबर धारिता के, तो ये भी लिख लो, तीनों संधारित्र समांतर क्रम में हो, यदि तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में हो और प्रत्येक की धारिता C हो, और प्रत्येक की धारिता, क्योंकि कहा है ना बराबर धारिता, तो प्रत्येक की धारिता कितनी है? C है, C है। तब क्या हम देखो जोड़े, ये भी C धारिता का, ये भी C धारिता का, ये भी C धारिता का। अगर ये तीनों श्रेणी क्रम में हैं तो श्रेणी मतलब सीरीज, मतलब अगर हम 1 में CS लिखें, श्रेणी क्रम में योग ऐसे ही होता है CS, यहां पर ये कहा गया है प्रश्न से CS श्रेणी क्रम में कितना है? परिणामी धारिता 6 माइक्रोफैरड है, ये दिया गया है। अर्थात 1 में अगर हम इनका योग निकालें, CS बराबर क्या होगा? 1 में C प्लस 1 में C प्लस 1 में C। श्रेणी क्रम का ये सूत्र होता है, ये सूत्र होता है। जैसे प्रतिरोधों का संयोजन होता है, ठीक वैसे संधारित्रों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, ये आया 3/C, ये आया 3/C। भाई 3 बार जोड़ोगे तो 3/C आएगा, ठीक है। CS की वैल्यू आपको पता है 1 में कितना CS की वैल्यू कह रहे हैं, तीनों परिणामी धारिता जो है वो 6 माइक्रोफैरड है, तो केवल 6 लिखो, माइक्रोफैरड लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखोगे 1 में 6 बराबर क्या, ये 3 में C, ठीक है, ये लिखोगे। अब देखो C इधर जाएगा, 6 इधर जाएगा, यहां से आपका C बराबर आएगा 18। देखो C इधर गया, 6 इधर गया, तो 36 18 माइक्रोफैरड, अर्थात प्रत्येक की धारिता जो आएगी वो 18 माइक्रोफैरड आएगी। प्रत्येक की धारिता 18 माइक्रोफैरड आ जाएगी। अब आपसे कह रहे हैं यदि उन्हीं तीनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनकी परिणामी धारिता निकालें। प्रश्नानुसार, यहीं पर आगे लिखना है, प्रश्नानुसार तीनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, तीनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, अब समांतर क्रम का जोड़ क्या होता है? अब सूत्र याद रखो, केवल समांतर क्रम में जोड़ने का सूत्र C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, जितने भी हों, CP, C पैरेलल, ये सूत्र प्यारे बच्चों श्रेणी क्रम का है, आपको याद रखना होगा, और ये सूत्र आपके समांतर क्रम का है, आपको याद रखना होगा। अब यहां पर अगर हम CP कह रहे हैं कि तीनों को किसमें जोड़ दिया गया है? समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे? एक ऊपर फिर नीचे, ऐसे एक ऊपर, इनकी 2 प्लेटें, यही समांतर प्लेट संधारित्र जैसा, देख लो ये 2 प्लेटें हैं, एक दूसरा संधारित्र इसकी 2 प्लेटें, ये तीसरा संधारित्र इसकी 2 प्लेटें। अब इनके सभी बिंदुओं को एक बिंदु से, दूसरे बिंदुओं को भी एक बिंदु से, और इस प्रकार से जोड़ दिया जाए तो बच्चों ये समांतर क्रम हो गया, ये श्रेणी क्रम है। जब समांतर क्रम में जोड़े जाएंगे तो 18 प्लस 18, सबकी 18 माइक्रोफैरड ले आए ना मान, तो 18 प्लस 18, तो 18 दूना 36, 18 से 54 माइक्रोफैरड बच्चों, यही आंसर हो जाएगा। यहां पे लिख देंगे CP बराबर 54 माइक्रोफैरड, यही विद्यार्थी जी आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा 54 माइक्रोफैरड। तो इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है और आपको हल करना होगा। लव यू बच्चों, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया। क्रैश कोर्स में इसी तरह मेहनत करते रहें। आज से ये दूसरा चैप्टर खत्म हुआ, कल इसका ऑब्जेक्टिव लेकर के आऊंगा। ऑब्जेक्टिव में भी ठीक चित्र वाले भी प्रश्न होंगे, इस तरह का कोई चित्र वाला भी प्रश्न हो सकता है, तो उम्मीद है आप उस प्रश्न को भी अच्छे से समझेंगे। कल ऑब्जेक्टिव की क्लास में कोई मिस नहीं करना, किसी भी क्लास को ना मिस करो, क्योंकि फिर आप ही बाद में पछताओगे। ठीक है, मन लगा करके मेहनत करें, अपने माता पिता के सपनों को साकार करने की सोचें। आज उठाया गया कदम आपको अगले कई सालों के लिए आपको मेहनत करने पे मजबूर कर देगा बच्चों, आपको आदत लग जाएगी। ठीक है, आपको आदत लग जाएगी। आज सर झुका करके पढ़ लो, कल सर ऊंचा करने के लिए, सर ऊंचा करके घूमने में आप घूम सकते हो। लव यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तू बस सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा।